हेलो दोस्तों, मैं हूं दिनेश केवरा। आप सबका स्वागत है न्यूज टाइम और लाउड के इस साइमलकास्ट प्रोग्राम पर। दोस्तों, रोजी रोटी, जी हाँ, ये कार्यक्रम जो हर सोमवार को आता है, आपको बताते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि हमने इस प्रोग्राम के 52 हफ्ते यानी कि 1 वर्ष पूरा किया है। और इस 1 वर्ष पूरा होने की खुशी में ये एक विशेष रोजी रोटी का कार्यक्रम हमने आयोजित किया है। इन 52 हफ्तों में नयन भाई हमारे साथ रहे हैं और भारत की जनता को उन्होंने अर्थव्यवस्था, हमारी रसोई, हमारी रोजी-रोटी जो है उसके बारे में जो महत्वपूर्ण डायमेंशंस हैं, आयाम्स हैं, उसके बारे में हम सबको अवगत कराया। बहुत खुशी का मौका है क्योंकि एक ऐसा प्रोग्राम जो हमने एक बड़ी हसरत से 1 वर्ष पहले प्रारंभ किया था, आज उसको देखा जाए तो 52 एपिसोड्स पूरे हुए और हम ये करने में कामयाब भी हुए। ये ईश्वर का भी आशीर्वाद है और ये कहीं न कहीं जो हमारे विद्वान पैनलिस्ट भी हमारे साथ आते रहे हैं, उनका भी आशीर्वाद है और कहीं न कहीं ईश्वर की भी सदिच्छा रही है हमारे लिए। दोस्तों, ये हमारे लिए ना केवल खुशी का मौका है बल्कि एक चैलेंज का भी मौका है। चैलेंज इसलिए क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था इस समय जो फेस कर रही है, शायद अपने एक ऐसे संक्रमण काल में है जिसको आसान शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है। खैर, लेकिन बहुत सारी गुत्थियां हैं, गरीबी है, मॉल न्यूट्रिशन है, इसके अलावा आपके फॉरेन एक्सचेंज का जो क्राइसिस है वो भी सिर के ऊपर तलवार की तरह लटका हुआ है। कर्जा बढ़ता जा रहा है, इनइक्वालिटी बढ़ रही है, खास तौर से दुनिया के अंदर जो मल्टीलेटरलिज्म है वो भी बढ़ता जा रहा है। रशिया यूक्रेन की वॉर के जो संकट पैदा हुआ है उसका असर हम सब के ऊपर हुआ है। चैलेंजेस इतने ज्यादा हैं कि आने वाले कुछ वर्षों में हमारे जो रसोई है, हमारी जो रसोई है, आम आदमी की जो रसोई है, उसके ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, उसके ऊपर क्या, उसमें हमारी अर्थव्यवस्था जो हमारी पर्सनल अर्थव्यवस्था उस पर क्या अंतर आएगा। एक बहुत विद्वान पैनल हमारे साथ मौजूद है और मैं समझता हूं कि मेरे लिए खुशी का मौका है। मैं सबसे पहले स्वागत करूंगा जय नारायण व्यास जी का। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपने समय निकाला, आप हमारे कार्यक्रम में जुड़े। गुजरात समाचार टेलीविजन के मैं कहूं कि एक बैकबोन भी कहूंगा। दरअसल उनका जो प्रोग्राम है जो शाम को प्राइम टाइम पे आता है, मैं अक्सर उन पर जाता हूं, मुझे वहां भी उनसे आशीर्वाद मिलता है। जो उनके बारे में मैं क्या कहूं, मेरे शब्द कम पड़ जाएंगे। फिलहाल मैं ये कहूंगा कि सर आप आए, हमारे लिए बहुत बड़ा आशीर्वाद है। और हमारे एक साथ ही है दिनेश भाई इसमें चेंज की गुजरात समाचार के नहीं, ये गुजरात के बैकबोन है। जी नहीं नहीं, पूरे बल्कि राज्य मैं को उन्होंने कहूंगा, संभाला हुआ है। बल्कि पहले बल्कि ब्यूरोक्रेट के तौर पे उन्होंने पूरे राज्य को संभाला हुआ था। इसको इंडेक्स बी गंभीरता से में मत लीजिए, उन्होंने कभी पहली कभी बार तो मूड होता है उन्होंने मेरे खिंचाने से। नहीं नहीं नहीं, ये तो मेरे लिए मैं उनको बहुत जानता करना हूँ कि पड़ेगा, पहली इनका बार हमारी कोई अधिकार स्टेट है। ने पहली पूरे बार भारत कोई की। स्टेट को मार्केट करने का आइडिया था, वो इंडेक्स बी के द्वारा व्यास साहब लाए थे। उसके बाद नर्मदा निगम के मंत्री, बाकी गुजरात गवर्नमेंट के काफी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन उन्होंने संभाली है, तो ऑलमोस्ट गुजरात के बैकबोन है। जीएसटीवी के बैकबोन होना तो एक ही बात है। सर भारत की बैकबोन है, मैं कहूंगा बल्कि। बिल्कुल। और हमारे साथ हैं डॉक्टर केतन शुक्ला जी, फॉर्मर इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर, और हमारे एम्बेसडर साहब, बहुत बहुत स्वागत है। नयन पारिक, जिनके सहारे तो हम पूरी नैया पार की, हमने 52 हफ्तों की यहाँ तक पहुंचे। आपका तो खास तौर से बहुत बहुत स्वागत भी है और मैं क्या कहूँ, जितना अभिनंदन आपका करूं उतना कम है। आपके बिना कार्यक्रम पूर्ण नहीं हो सकता था। और एस बी डांगिया साहब शास्त्री भी हैं, IIM अहमदाबाद के एलमनाई भी हैं, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज को जिस ढंग से खासतौर से क्लीन एनर्जी, ग्रीन एनर्जी और बाकी चीजों के जो विशेषज्ञ हैं, मैंने उनसे पर्सनली बहुत कुछ सीखा है। हमारे एक दो प्रोग्राम पर आए भी हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी सवाल के, सबसे पहले मैं आऊंगा जय नारायण व्यास जी के पास कि भारत की अर्थव्यवस्था, दशा और दिशा, आने वाली चुनौतियां क्या होंगी, हमारे जो एक तरह से पर्सनल जो हमारी अर्थव्यवस्थाएं हैं, हमारी रसोई घर है, उस पर आम आदमी की जो अपेक्षाएं हैं उस पर हम कितना खरा उतर सकते हैं, क्या चैलेंजेस हैं। आपकी पहली टिप्पणी जय नारायण जी। दिनेश जी, सबसे पहले तो मैं आपको और नयन भाई को तहे दिल से अभिनंदन करना चाहूंगा। कोई भी शो 1 साल पूरा करता है तब अपने आप में एक अहमियत रखता है।
नयन भाई न सिर्फ मेरे कलीग रहे हैं, मेरे दोस्त भी रहे हैं, और उनकी जो मल्टीफेरियस पर्सनालिटी है, आपने सही आदमी को पसंद किया था। तो ये उसी दिन जब आपकी पैर जुड़ी, तब से मैं मानता हूँ कि आपका शो का अ, साल पूरा करने का तो तय था। कई सालों पूरी करोगे आप दोनों इकट्ठे रह के, और उससे लोगों को भी काफी फायदा होगा। सो मेरी ओर से शुभकामनाएं। और काफी मैं आज अपने आप को अ, धन्यवाद महसूस कर रहा हूँ। मैं मुझे आपके साथ और इसके साथ साथ मेरे चारों मित्रों से जुड़ने का मौका मिला, क्योंकि हमारे केतन भाई तो हमारे पैनलिस्ट है, नयन भाई दोस्त है, गंगायत जी दोस्त है हमारे, और आप तो है ही शुरुआत से। तो आप लोगों के साथ जुड़ने का ये मौका, ये पंचामृति मौका है मैं कहूँगा। तो काफी प्रसन्न हूँ मैं, और आपने मुझे ये मौका दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से शुक्रगुजार। भारत की अर्थव्यवस्था, मैं समझता हूँ कि भारत की अर्थव्यवस्था वो छह अंधे और हाथी जैसा हाल है उसका। किसी को वो सूट जैसा लगता है, किसी को दीवार जैसा लगता है, किसी को खंभे जैसा लगता है, किसी को रस्सी जैसा लगता है। कई लोग ऐसे हैं कि वो मानते हैं कि हम तो दुनिया की 3 नंबर की अर्थव्यवस्था है, अभी 2 नंबर की ओर अग्रसर हैं। ये कौन से नजरिए से कहते हैं मालूम नहीं है मुझे, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरनेशनल घटनाओं का ज्ञान में नहीं रखता जितना ये लोग रखते हैं। मगर मैं इतना समझता हूँ कि कोई भी अर्थव्यवस्था की आप तुलना करो तो परचेज प्राइस पैरिटी पे करनी चाहिए, एब्सोल्यूट टर्म्स में नहीं करनी चाहिए। अगर वो करें हम, तो चाइना नंबर 1 हो जाएगा, यूएस नंबर 2 हो जाएगा, और हम शायद 7वें और 8वें नंबर पर चले जाएंगे। देखिए, देश प्रेम और देशभक्ति होना एक बात है, और देशभक्ति का कुआं बना के उसमें कूद पड़ना वो दूसरी बात है। ये एक वर्ग इस देश में ऐसा पैदा हुआ है, वो देशभक्ति के कुएं में गंगा जल भर के उसमें दबा दब अपनी आहुति दे रहे हैं। तो इन लोगों के लिए शायद ये हम लोग सब, मैं मानता हूँ कि देशद्रोही होंगे। मगर आज के जो हालात है, वो हालात सही मायने में मैं मानता हूँ कि काफी चिंता कराने वाले। एक और आपकी करंट अकाउंट डेफिसिट का ठिकाना नहीं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बहुत जल्द इस रहे हैं हमारे। महंगाई अभी हाथ में नहीं रही। एक्सपोर्ट ट्रेड में तो हम कभी थे ही नहीं, मैं मानता हूँ, क्योंकि हम हमेशा 2% से नीचे रहे वर्ल्ड वर्ल्ड ट्रेड के परसेंटेज में। चाइना 17.5-18% तक जाता है। तो एक एक भी दिशा में हम देखें तो ऐसा नहीं दिखाई देता कि हम चैन की नींद बैठ के सो सकते हैं। काफी चिंताजनक बात है, और हम आशा करते हैं, मुझे देश की क्षमताओं पर विश्वास है, ये देश देवों का देश है। तो कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ तो ऐसा होगा जिससे सद्बुद्धि और सद्भाव का फिर से प्रादुर्भाव हो। मगर पहली बात, अगर अर्थव्यवस्था को सही ढंग से कहीं ले आना है इवन किल पर, तो ये परिस्थिति का स्वीकार, ये पहली बात है। जब तक आप स्वीकार ही नहीं करते कि नहीं, चाइना ने हमारी 1 इंच जवाब अभी तस्सू भर भी जमीन नहीं ली, तब तक चाइना अरुणाचल आधा रोक के बैठा है। शाक और गलवा में चाइना ने 624 गांव बसाए हैं। ये सब बातों पे चर्चा हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम तो कहते हैं चाइना ने एक रत्ती भर भी जमीन हमारी, तसू भर भी जमीन हमारी नहीं ली। तो पहली बात जो है वो हमारी स्वीकार से जुड़ती है। दूसरी हमारी समस्या है जो हमें कहीं ना कहीं तंग करने वाली है, वो जो हमारी जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है। और मैं मानता हूँ कि 2025 तक तो हम चाइना को ओवरटेक कर देंगे। तो इन लोगों के लिए ज्यादा खाना चाहिए, आपको ज्यादा एनर्जी चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। अब आप पानी का मुद्दे पे देखिए, तो जब ये देश ने पहली पंचवर्षीय योजना लिखी, तो 4.5 के करीब इनके पास प्रति औसत दिन
पानी था। आज पानी की किल्लत करीब करीब पूरे देश में है और जो भी भूगर्भ जल थे वो एग्जॉस्ट हो चुके हैं। तो आने वाले समय में सबसे बड़ी क्राइसिस अगर कोई आए तो वाटर क्राइसिस आ सकती है। मगर वहां भी हम अभी स्वीकार नहीं करते। हम ये कहते हैं कि देश की नदियों को जोड़ेंगे, अब वो आप कर नहीं सकते क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय नदियां हैं, आप उसके साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो बड़ी नदियां हैं, छोटे मोटे जो है नदी नाले, उसको आप जोड़ लो, मगर उससे पानी की समस्या कम नहीं होगी। तो ये परिस्थिति है। हम अकाल गुजरात की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, तो हमारी औसत पानी की उपलब्धि वाटर स्ट्रेस कंडीशन का इंडिकेशन देती है। उसके बाद फिर हम फ्यूल की बात करें तो हम 80% क्रूड आयात करते, आयात पर निर्भर है। और उस न तो अपने पास इतनी जल्दी ये इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन करके आत्मनिर्भर बनने का क्षमता है। तीसरी बात करें तो फॉरेन एक्सचेंज में वी आर गोइंग क्वाइट कंफर्टेबल। मगर अभी जो करंट अकाउंट डेफिसिट का हाल है, जिस तरह से वो बढ़ रही है, मैं मानता हूँ कि अगर 1990-91 जैसे हालात 2-3 साल में हमारे यहाँ हो जाए तो हमें कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए। उसके बाद की बात हम करें तो हम कुछ मान्यताओं को बड़ा चढ़ा के लोगों के हाथ में दे रहे हैं। जैसे चाइनीज गुड्स का बहिष्कार करो, करना चाहिए। जो भी इस देश में हो सकता है उसको इस देश में ही बनना चाहिए, मैं उसके फेवर में। मगर गलत, देखिए आत्मनिर्भरता एक बात है, मगर ये जो हम अभिमान और अभिमान से आगे बढ़ के ये सोचते हैं कि हम कर लेंगे, तो कहीं ना कहीं हम चूक खा गए। तो आत्मनिर्भरता जहां हो सके करनी चाहिए, मगर चाइनीज डोरी या उसके काइट वगैरह को आप बहिष्कार करो, टॉयज को करो और फिर बोलो कि हमने चाइनीज गुड्स का बहिष्कार कर दिया। मैं मानता हूँ कि अपने आप में हम खुद अपने साथ धोखा दे रहे हैं, तो धोखा कर रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं जिसमें रोजगारी से लेकर, सरहदी सुरक्षा से लेकर, पानी से लेकर, अन्न सुरक्षा से लेकर हम कहीं न कहीं तकलीफ में है। अब बाकी था जो अब इंडस्ट्री की बारी आ गई, तो हमारे जो छोटी इकाइयां हैं और लोअर पार्ट ऑफ दी मध्यम कद की इकाइयां हैं, उनके लिए आने वाले 2-3 साल तो मुझे अच्छे नहीं दिखते। तो अगर ये एक सेक्टर जो काफी ज्यादा हमारी रोजगारी देता है वो भी बिल्कुल बीमार होकर बैठ गया, तो मैं नहीं मानता सिर्फ बड़ी इकाइयों की वजह से इस देश की अर्थव्यवस्था चलेगी। कृषि में फ्रेगमेंटेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड का प्रश्न है, और जैसे ही जमीन के टुकड़े फार्मर के पास जो है, वो जब हमने 5 ईयर प्लान पहली लिखी थी तब हम 50 मिलियन टन अनाज का उत्पादन करते थे और औसत जो खेत की साइज थी वो 4.5 हेक्टर थी। आज लेस देन 1 एकड़। तो करीब 45% जमीन तो नाले, कार्ट ट्रैक, बर्न्स, उसमें अभी हमने कंज्यूम कर ली है। तो आने वाले समय में जमीन कम होती जाएगी, उत्पाद भी कम होते जाएंगे, और unless there is another agriculture revolution which was enacted by Dr. Swaminathan and Dr. Borlaug and like so that, हम अन्न स्वावलंबन के दिशा में भी मुश्किल में आएंगे। तो एक भी दिशा में कोई ऐसा नहीं लगता कि हम आसानी से इस देश में हकीकतों को, मैं बहुत चाहता हूँ, मैं स्वभावगत में काफी पॉजिटिव सोचने वाला इंसान हूँ, मगर आत्मवंचना करके पॉजिटिविटी नहीं खरीदी जा सकती। तो ये आत्मवंचना करना मुझे रोकता है कहीं ना कहीं। तो मैंने जो मुझे लगा वो बात आपके सामने रखी है। अच्छी चीजें भी है, होती रहेगी, जैसे स्पेस में हमारी उपलब्धियां हैं, अच्छी है। बाकी चीजों में भी हम कहीं ना कहीं कुछ न कुछ छोटे से सेक्टोरल सब सेक्टोरल में हम कुछ कर रहे हैं।
मगर कुल मिला के जब अगर आप मोटा मोटा तो उस तौर पे देखिए तो आने वाले समय में मैं मानता हूँ कि हमारे लिए मुश्किल समय आने वाला है और हम उसका स्वीकार करें और एक तरह से इमरजेंसी प्लान बना के उसको आगे बढ़ाए तो अच्छा रहेगा। नहीं करे तो परिस्थितियां हमारे ऊपर हावी हो जाएगी। धन्यवाद। जी जी, बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। और मैं आऊंगा श्री डांगिया जी आपके पास। जो मेजर चैलेंजेस, जो मेजर चुनौतियां हमारे सामने हैं, एनर्जी, क्लाइमेट, फूड, फर्टिलाइजर्स, ये एक मेजर चुनौतियां हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसके अलावा बाकी मेजर चुनौतियां नहीं, और भी हैं, बेरोजगारी भी है, महंगाई भी है। लेकिन आप क्लीन और ग्रीन एनर्जी के एक्सपर्ट भी हैं, तो कहीं ना कहीं एनर्जी, क्लाइमेट, क्योंकि एनर्जी हर चीज के पीछे, जो भी हमारे जिस चीज को भी हम देखना चाहें जिंदगी में, हर चीज के पीछे कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनर्जी जुड़ जाती है। तो एनर्जी, क्लाइमेट और फूड, फूड के अंदर फर्टिलाइजर भी आ जाता है। ये हमारे मेजर चैलेंजेस हैं जिसको हमें निपटना है। मैं आपकी टिप्पणी चाहूंगा, इसके अलावा भी जो आप इसमें जोड़ना चाहें जरूर जोड़िएगा, लेकिन ये मेजर चैलेंजेस हैं। आपकी टिप्पणी डांगिया जी। आपको अपने आप को अनम्यूट करना पड़ेगा। अनम्यूट अनम्यूट कर लीजिए सर आप। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद दिनेश जी। सबसे पहले तो आपको बधाइयाँ। 52 आपने जो है एपिसोड किए रोजी रोटी के, उसके लिए नयन भाई और आपको और आपकी पूरी टीम को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूँ। धन्यवाद। आपने बड़ा सही सवाल पूछा। एनर्जी, वाटर, फूड, फर्टिलाइजर, न्यूट्रिशन, ये सब अपने आप में जुड़े हुए हैं। अब एक तो बहुत अच्छी चीज जो हमें दिख रही है वो ये है कि रिन्यूएबल एनर्जी आज फॉसिल एनर्जी से सस्ती है। अगर हम सोलर को देखें जो हमारे यहाँ तेजी से बढ़ रहा है, विंड को देखें, या फिर जो है बायोमास से अगर हम पावर बनाएं, या फिर जो है बायोगैस से पावर बनाएं और उसको समग्र और इंटीग्रेटेड वे में अगर देखें, और मानो कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर की जो कीमत हमें बायोगैस प्लांट के द्वारा जो मिलती है उसको भी जो है अकाउंटिंग में लें, तो ये सब आज की संदर्भ में फॉसिल एनर्जी से सस्ते हैं। अब उसको आगे बढ़ाने के लिए हमारी सरकार, दूसरे देशों की भी सरकार मेरे को लग रहा है भरसक प्रयास कर रही है। पर साथ ही साथ अगर हम लोग नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, जो मेरे ख्याल से करीब 10-12 बरस पहले बना था, जो आज भी कार्यान्वित है, उसमें अगर देखें तो 8 चीजें, उसमें से 2-3 चीजें बड़ी मुख्यतया उसमें जो मतलब संविष्ट थी, उन पर फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली कम काम हो रहा है। एनर्जी यूज एफिशिएंसी, मतलब डिमांड साइड मैनेजमेंट एनर्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मैं जयनारायण भाई के बारे में तो जो मैं आपको क्या बताऊं, इन्होंने तो इसके ऊपर बहुत पहले से जो है काम शुरू किया था, और मुझे लगता है कई कॉन्फ्रेंसेस, कई इन्होंने जो है अपनी मैगजीन में भी एनर्जी एफिशिएंसी के ऊपर, डिमांड साइड मैनेजमेंट पे सेमिनार किए थे और बहुत बढ़िया रिपोर्ट सरकारों को दी थी। पर उस पर बातें बहुत होती होंगी या जो है मतलब पॉलिसी में होगा, पर कार्य उस पर नहीं हो रहा है। अब अगर आप देखें तो 40% एनर्जी आजकल हमारी बिल्डिंग्स में जा रही है। अगर हम देखें 35 से 40% हमारी इंडस्ट्री में जाती होगी और 20% एग्रीकल्चर में जाती है। तो हर जगह पर हमें एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी यूज एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट, इन सब का जो है अगर हम उपयोग करें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम होगी। एनर्जी और पानी फ्री देने से, एग्रीकल्चरल सेक्टर में पानी को सब्सिडाइज रेट देने से हमारी पूरी अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है। पानी बहुत ज्यादा खींचा जा रहा है, पानी को बहुत ज्यादा मतलब एक्सट्रैक्ट करके हम मुफ्त में ये मान के चलते हैं कि पानी की कीमत नहीं है, और उसके बाद में जो है हमारी एक्सपोर्ट की जो कमोडिटीज है, जिसमें राइस है, शुगर है, इसकी वजह से डिस्टॉर्शन हो गया है। तो ये जो हमें चैलेंजेस जो दिख रही हैं उसको ठीक करने का भी हमें मौका है। और इसी तरीके से अगर हम जो है दूसरी चीजों को देखें, हर एक जगह हमें स्कोप है जिसके द्वारा ये जो आज हमको जो बहुत बड़ी थ्रेट दिख रही है उसको हम कम कर सकें। इनके साथ में नेचुरली जुड़ा हुआ है हमारी खुद की जीवन शैली। अब जीवन शैली भी जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी इंटेंसिव बनती जा रही है। तो इन सब चीजों को ठीक
सकता है, महद अंश तक हम इसको जो है मुझे लगता है करेक्ट कर पाएंगे। आपने इसके साथ में जोड़ा फूड और फर्टिलाइजर, और मैं बताना ये चाहूँगा कि जो पूरा इम्बैलेंस हो गया है क्रॉप पैटर्न में, जो आजकल हम लोग खा रहे हैं जिसमें गेहूं और चावल का महत्व ज़्यादा है, मिलेट्स को या मतलब मोटे धान को हम बिल्कुल भूल गए हैं, जिसकी वजह से हमारे हेल्थ और न्यूट्रिशन के इश्यू पैदा हुए हैं। उन सबको साथ में लाकर अगर हम आगे बढ़ें तो मुझे लगता है उसमें भी हमारा इम्बैलेंस हम करेक्ट कर सकेंगे। फर्टिलाइजर्स में आप जानते ही हैं पूरा का पूरा इन्वॉल्वमेंट फॉसिल फ्यूल मतलब क्रूड का और इन सब चीज़ों का है। हम अमोनिया को देखें, हम यूरिया को देखें, ये सारी की सारी आधारित हैं उसी सोर्स पे जिससे प्लास्टिक्स या दूसरी एनर्जी के जो है कामकाज होते हैं। वहाँ पर कई तरह के भी प्रयोग हो रहे हैं। नैनो यूरिया जिस तरह से बना है, यहाँ गुजरात में ही उसका पहले उत्पादन शुरू हुआ है। अगर नैनो यूरिया सफल होता है उसमें कुछ न कुछ फायदा होगा, 20-30% की घटोतरी होगी। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स और दूसरी सब चीज़ों को जोड़ेंगे तो मुझे लगता है उसमें भी कुछ न कुछ हम सफलता पाएंगे। मानता हूँ पूरा चित्र जो है निराशाजनक है। आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में एक तरह से हताशा का माहौल है। फैक्टर्स जो हैं कुछ भी हो पर मैक्रो लेवल पर पिक्चर बहुत खराब है। रशिया, यूक्रेन, चाइना, पाकिस्तान सभी जगह पर बहुत ज़्यादा टर्मोइल है। और मुझे बताना नहीं चाहिए यूरोप, अमेरिका, उसमें भी जो है अर्थतंत्रों में सब में गड़बड़ है। तो अब ये एक्सपेक्ट करना कि हम ग्रोथ करेंगे 3%, 4%, 5%, तो मुझे लग रहा है उसकी जगह पर अगर हम अपने आप को स्वस्थ और अपने आप को जो है मैं कहूँगा कि जो है मतलब सफल बना सकें छोटे पैमाने पर, तो वो एक चीज़ बहुत अच्छी होगी। दूसरी बात अभी जो देख रहे हैं वो ये है कि एम्प्लॉयमेंट का पूरा ही मतलब जो चित्र वो बदल गया है। तो रोजी की जब बात करें, किसी ज़माने पर प्राइवेट कंपनियों में भी मैं कहूँगा इस तरह की बात थी कि आपको लाइफ लॉन्ग अश्योरेंस है नौकरी का। सरकार में तो था पर कई ऐसी प्राइवेट कंपनियां थी, प्राइवेट ग्रुप थे, जैसे टाटास थे। अगर आप देख लें कि एशियन पेंट्स हैं, लीवर्स हैं, ये सब कंपनियां ऐसी थी जहां एक बार आपने ज्वाइन कर लिया फिर आपको बदलने की कोई ज़रूरत नहीं है। ज़माना बदल गया है। अब जो है रोजियां जितनी भी हैं, जो नौकरियां हैं, दे ऑल कम विद लिमिटेड द वैलिडिटी। पूरे समाज को समझना होगा कि नौकरियों में ये परिवर्तन अब अनिवार्य है। अब ये नहीं चल सकता कि आपने कहीं ज्वाइन कर लिया और आप सीधे वहीं पर रिटायर होंगे। तो इसकी वजह से ये सोचना होगा कि नौकरी के साथ में आप जो है कुछ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपने जो है कुछ अपनी स्किल्स के द्वारा कुछ एडिशनल कुछ काम कर सकें, कुछ जो है पैदा कर सकें, अपने लिए वेल्थ क्रिएट कर सकें, अपने परिवार को अच्छा रख सकें, ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। तो एजुकेशन जिस तरह से पूरा का पूरा जो जुड़ा हुआ है फ्रॉम द एंगल ऑफ से जॉब ओरिएंटेशन, उसकी जगह पर एम्प्लॉयमेंट प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, मतलब जो है हर एक फैमिली को, हर एक सज्जन को, हर एक जो है मतलब व्यक्ति को ये सोचना होगा कि किस तरह से स्वावलंबी मैं बन सकता हूँ, किस तरह से मैं आत्मनिर्भर बन सकता हूँ। तीसरी बात यह है कि हमारे देश में वेस्टेड रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। अगर मैं देखूं सबसे पहले जमीन जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो है मैं कहूँगा कि अहमियत है, वेस्टेड लैंड्स आप देखेंगे, जमीनें ऐसी सरप्लस पड़ी भी हैं, अच्छी जमीनें जो मतलब डिकेड से यूज नहीं हो रही हैं, यूज नहीं होंगी। वेस्ट लैंड्स आप देखेंगे, वेस्टेड टैलेंट्स देखें, अगर आप जो है मतलब वेस्टेड लेबोरेटरीज देखें, वेस्टेड फैक्ट्रीज देखें, कोई कमी नहीं है। ये वक्त ऐसा है जब चैलेंज आती है, जिस तरह की अपनी समस्याओं से हम जूझ रहे हैं, जो हम समस्याएं आज फेस कर रहे हैं, उसमें हमको अंदर उतर कर ये भी देखना होगा कि हमारे यहाँ पर जो चीज़ें बेकार पड़ी हैं, हाउ कैन वी यूटिलाइज देम, हमारी खुद की टैलेंट से या दूसरे कोई एसोसिएशन से और दूसरे लोगों को लाकर उसमें मेहनत करके हम किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। चौथी बात यह है कि जब हम आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, हम लोगों को ये भी सोचना होगा कि मेहनत करने की अब जो है ज़रूरत है। हर एक व्यक्ति को, हर एक देशवासी को अब ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। पॉलिटिकल सिस्टम जो बना हुआ है, मैं ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकता और कहना नहीं चाहता क्योंकि मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं इतना कहूँगा कि पॉलिटिकली बड़ा मतलब मैं कहूँगा कि माहौल चारों तरफ मतलब खराब है। यहाँ इंडिया में नहीं, चारों तरफ, अमेरिका में भी देखेंगे बहुत खराब है। यूके के प्राइम मिनिस्टर का कल परसों आपने देखा, उनको रिजाइन करना पड़ा। बहुत दुखद बात है कि आबे जी का जो है असैसिनेशन हो गया। ये कितनी मतलब जो है बड़ी दुर्घटना, इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। तो चारों तरफ जो है मैं कहूँगा
कि वातावरण खराब है, उस वातावरण में हमारे देश में मेहनत की जा रही है, सजेशन दिए जा रहे हैं, प्रोग्राम हो रहे हैं, पर मैं ये कहूँगा व्यक्ति, परिवार, समाज, सोसाइटी, इन पर भी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगर हम डिस्चार्ज करें, सरकार की योजनाओं, सरकार की जो बातें तो ठीक हैं, पर इन सब चीजों पर अगर काम करें संयुक्त तरीके से, तो मुझे लग रहा है हम इस डिफिकल्ट टाइम को, ये जो अभी जो तकलीफें चल रही हैं, इन सब को हम, मुझे लगता है कि पार कर पाएंगे और ज्यादा समृद्ध और ज्यादा मजबूत होकर बाहर निकलेंगे। फिगर्स वगैरह की मैं बात नहीं कर रहा, फिगर्स जो आप जानते हैं किस तरीके से बताए जाते हैं, क्रिएट किए जाते हैं, प्रोजेक्ट किए जाते हैं, वो एक अलग ही जो सब्जेक्ट है, उसके ऊपर मैं नहीं जाता। पर मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों को भी, देशवासियों को, हम लोगों को, सब लोगों को ये सोचना होगा कि हम इस दुविधा में, इस तरह की जो है मतलब दुष्कर जो परिस्थिति है, इसमें क्या कर सकते हैं और किस तरह से अपने आप को, अपने परिवार को, अपने समाज को और अपने देश को बाहर निकाल सकते हैं। मैं इसके साथ में जो है अपनी जो बातें समाप्त करना चाहूंगा। जी जी जी, बिल्कुल, धन्यवाद आपका। और मैं आऊंगा डॉक्टर केतन शुक्ला जी आपके पास। आप विदेश नीति और अर्थनीति दोनों के ऊपर आपकी पकड़ गहरी है। जैसे कि अभी डांगे साहब ने कहा कि एबे साहब की मृत्यु हो गई, हत्या कर दी गई, उनकी दुखद हत्या कर दी गई। हम सबकी और हमारे चैनल की संवेदनाएं भी उनके साथ हैं। साथ में बोरिस जॉनसन भी चले गए। अंतर्राष्ट्रीय क्लाइमेट भी इस टाइम बहुत दूषित हो गया है, हालात इतने अच्छे नहीं हैं। और वो सारे जो वेस्टर्न कंट्री जो बहुत फॉर्मिडेबल नजर आते थे इकोनॉमिकली या अदरवाइज आल्सो, आज वो भी बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। वो भी जो फॉर्मिडेबलनेस होती है वो अब नजर नहीं आ रही है उनके अंदर। तो कहीं ना कहीं जो फ्रेजाइलनेस है वो हर जगह है। इन हालातों में जब हमारे अपनी जो रोजी रोटी है, आम इंसान है, जब वो चारों तरफ से समस्याओं से घिरा हुआ है, रशिया और यूक्रेन की वॉर का कोई अंत ही नजर नहीं आता है और हमारे ऊपर बोझ बढ़ता चला जा रहा है, तो क्या रास्ता बचता है सरकारों के लिए और क्या रास्ता बचता है हमारे लिए, एक आम इंसान के लिए, जिसके लिए रोज सारी चीजों के रेट बढ़ जाते हैं? डॉक्टर केतन शुक्ला। सबसे पहले तो आपको और नयन भाई को कॉन्ग्रेचुलेसन कि अब 52 एपिसोड बहुत बड़ी बात है और लोगों ने काफी अच्छी तरह देखे हैं जी। जयन भाई ने बहुत डिटेल में समझाया है। तो ये इंटरनेशनल जो सिचुएशन है उसको हम, एक संस्कृत का एक सिंपल श्लोक है, बुभक्षित किम न करोति पापम, दशा और दिशा, प्रॉब्लम तो बढ़ते ही जा रहे हैं। हाइड्रा हेडेड जो ग्रीक माइथोलॉजी में उस तरह का है, पहले कोविड आया, अब यूक्रेन, इन दोनों की जो इम्पैक्ट है वो अब अगले 2 साल तक दिखेगी। तो इसलिए ये नहीं है कि ये प्रॉब्लम अब चला जाएगा। आपने बोरिस जॉनसन की बात की, फ्रांस में मैक्रोन अपना असेंबली इलेक्शन हार गए, उनकी माइनॉरिटी हो गई, अमेरिका में प्रॉब्लम है। तो पूरी दुनिया में देखा जाए तो ये एक बहुत बड़ा जो 2008 या 70s की ऑयल क्राइसिस से भी बड़ा प्रॉब्लम है और ये आगे 2 साल तक रहेगा। अब ये इस क्राइसिस में एक सबसे महत्वपूर्ण घटना ये हो रही है कि पूरा न्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक ऑर्डर, जो अभी फ्रांसिस्को फुचिया की किताब है उसने लिखा है कि अब पूरा वर्ल्ड ऑर्डर भी चेंज हो रहा है। तो इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का मेरा मानना है कि ये एक बहुत ही बड़ा चेंज होगा जो अगले 20, 30 या 40 साल तक सभी पूरी दुनिया की दिशा तय करेगा। हमारे प्रॉब्लम अब देखा जाए तो हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि जो हम हमेशा कहते थे, जयंत भाई ने कहा कि पॉपुलेशन हमारा बढ़ रहा है, हम हमेशा कहते थे कि हमारा एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है, दिस इज द यंगेस्ट पूरी दुनिया में। और आज के दिन में जो माइग्रेशन है, तो यूरोप, अमेरिका, रशिया, सभी कंट्री में आगे जाके अगले 10 या 20 साल में 30% लोग माइग्रेंट होंगे। जैसे अभी ब्रिटेन में 4 लोग कैंडिडेट है, 10 वो माइग्रेंट है और उसमें सबसे आगे इंडिया और पाकिस्तान के हैं, नदीम और सौनक। तो इसमें ये है कि ये जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड था वो अब डेमोग्राफिक लायबिलिटी बन गया है। ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि जो 2000 में हम सोचते थे कि हम विश्व में एक सुपर पावर उभर आएंगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ी महत्वपूर्ण प्रॉब्लम हमारे लिए है। अब ये होने के लिए इसमें क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो इसमें एक जो है, हम हमेशा अलग अलग, मैं हमेशा कहता हूँ जो विश्व जो भी एक्सपर्ट होते हैं जो बात करते हैं,
हमारा जो अप्रोच होता है वो एक शत्रुमुख की तरह होता है, और फिर आगे 5 साल 10 साल का कुछ भी लिख दिया। जैसे कि अब एनर्जी में बात करते हैं, अब हमारा 33% प्रोडक्शन डाउन हो गया, डोमेस्टिक नहीं होना चाहिए, ओएनजीसी में इन्वेस्टमेंट होना चाहिए था, तो ये हमने किया होता, ऑटोमेटिक हमारा 30% हमें एक कुशन मिल जाता। डिमांड सप्लाई, जैन भाई साथ भी मैंने कई कॉन्फ्रेंस की है, इंडिया में की है, इसमें भी हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस किए बिना जितने भी प्रोजेक्ट करेंगे उसमें कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सब चीज़ें जो यूरोप अमेरिका में होती है वो इंडिया में नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ उसमें यह है कि हम 40% पे पहुंच गए, पर हमारा एक हर एक जगह सोलर नहीं हो सकता, हर एक जगह विंड नहीं हो सकता, तो इसका कोई एक रोड मैप बनाना चाहिए। और 2010 में इलेक्ट्रिसिटी बिल फाइनल स्टेज में था, जब मैं 12 में हो गया था, अभी तक वो इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। तो एक आरपीओ, रिन्यूएबल पावर ऑब्लिगेशन 5% करना चाहिए था, वो भी अभी तक नहीं हुआ है। तो हमारे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो उसमें सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम ये होती है, जैसे हमने स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया 8 साल पहले शुरू किया, अभी ये हो गया होता तो सप्लाई चेन में हम एक बहुत ही अच्छी परिस्थिति में होते, चाइना के हम रिप्लेस कर सकते थे। पर अब आज देखो तो एसएमई एमएसएमई की जो हालत है, तो कोई भी कंट्री वर्ल्ड में, यूरोप, अमेरिका, मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री 40% एक्सपोर्ट करती है, वही उनकी इकोनॉमी की बैकबोन होती है और वही एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। अब इसमें दिक्कत ये हो रही है एम्प्लॉयमेंट में भी कि अब जो रोबोटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी और ये सब नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, जॉब और कम हो जाएंगी। तो इसमें इतने सारे लोगों को, जो आज का अनएम्प्लॉयमेंट रेट हरियाणा जैसे स्टेट में 31% है, डबल डिजिट में चल रहा है, जॉब क्रिएट हो नहीं रही है, गवर्नमेंट में जॉब कम हो रही है, क्योंकि गवर्नमेंट के भी एक्सपेंडिचर, प्लान एंड नॉन प्लान एंड करंट अकाउंट डेफिसिट वो बढ़ने वाली है। तो गवर्नमेंट भी अब कॉन्ट्रैक्ट, जो गुजरात मॉडल है, जयनारायण भाई को मेरे से ज़्यादा पता है, वो तो उस टाइम मिनिस्टर भी थे, कि कॉन्ट्रैक्ट मॉडल है वो हर जगह होगा, गवर्नमेंट में भी होगा, इवन एजुकेशन में पे आ गया है। ये भी एक बहुत बड़ा इंडिया के लिए प्रॉब्लम है कि जो एजुकेशन सेक्टर है, स्किल, तो आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है स्किल, नॉलेज इज द पावर। तो हमारी एजुकेशन इंस्टीट्यूट में भी, नयन भाई भी आईआईएम में मेरे ख्याल से कई सालों से संलग्न है, 30% आईआईटी, आईआईएम और कॉलेज में प्रोफेसर्स कॉन्ट्रैक्ट पे है या है ही नहीं। तो जब आपका स्किल डेवलप नहीं होगा, जब आपके पास जॉब नहीं होगी, 50% एग्रीकल्चर है, वहाँ भी लैंड डिवीजन हो रहा है, तो उसमें कोई रातों रात तो चेंज होने वाला नहीं है। तो इतने सारे प्रॉब्लम हम जब देख रहे हैं, तो इसको सॉल्व करने के लिए अभी से, ये तो पहले ही होना चाहिए था, पर ये मुश्किल परिस्थिति 2 या 3 साल रहने वाली है। उसमें मीडियन फैमिली इनकम कम होती जा रही है, इन्फ्लेशन बढ़ता जा रहा है, सप्लाई साइड में प्रॉब्लम है, डिमांड साइड कम है, लोगों का सेविंग रेट कम है, और सबसे बड़ी इंडिया में जो मुश्किल ये है, हमारे यहाँ रिटायर फंड का कोई भी वो नहीं है। इसीलिए ये भी एक चीज़ है कि लोगों की कोई गारंटी, आगे जाके रिटायर्ड लोगों की सेविंग रेट कहूँगा उसमें भी दिक्कत है। और पुअर क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल, ये नयन भाई साथ हमारे कई बार डिस्कस होता है। हमारे जितना भी जो फॉरेन एक्सचेंज आता है $70 बिलियन, उसमें सबसे बड़ा महत्वपूर्ण जो रोल है वो मिडल ईस्ट में है, वो सेमी स्किल है। पर अमेरिका में भी जो आज के दिन में सीईओ, सीएफओ है, वो सब आईआईटी, आईआईएम में पढ़े थे, एजुकेशन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा था, डॉक्टर, इंजीनियर। मेरी क्लास से 60 डॉक्टर अमेरिका में 100 में से गए हैं, माइक्रो में से 60 लोग अमेरिका गए। तो ये जो हुआ था वो एक अच्छी, बहुत ही अच्छा एजुकेशन सिस्टम, कि जहाँ लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ के भी हाई कोर्ट जज बने, सुप्रीम कोर्ट जज बने और नोबेल प्राइज भी अमेरिका में जीते। तो ये स्किल और एजुकेशन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में हम बहुत बातें करते हैं, जैन जो कैनाल प्रोजेक्ट का वो 1956 का दस्तूर प्लान है, और अब 2026 आने को हुआ है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सभी चीज़ें, इतने सारे प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि हम सॉल्व नहीं कर सकते। जब 1947 में आज़ाद हुए, हम सुई भी नहीं बनाते थे, और उसमें से हमने कहाँ से हम कहाँ तक पहुँचे। तो इंडियन लोग सबसे इंटेलिजेंट माने जाते हैं, ज्यूज़ और इंडियन। अमेरिका और यूरोप में एजुकेशन में चाइना, इंडिया का हमेशा दबदबा रहा है स्टूडेंटों का। तो ऐसी जो एक ह्यूमन कैपिटल है, उसका हम यूज़ करके करें, क्योंकि जब ये प्रॉब्लम सोल्व होगा तभी आपको रोजी मिलेगी, तब आपको रोटी मिलेगी। और जो आदमी को 2 टाइम खाना मिलता है वो सबसे इम्पोर्टेंट है। कबीर ने भी कहा है, भूखे पेट भजन नो गोपाला। तो ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
और मैं आपके जो एपिसोड देखता हूँ, मैं कहता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया में ये सब बहुत कम दिखाया जाता है, तो ये भी एक बहुत ही लोगों के लिए जानकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, उनको एक दिशा मिल सकती है। और हमारी जीडीपी 10% ग्रोथ नहीं करेगी तो हमारे लिए आगे जाके बहुत ही मुश्किल होगी, क्योंकि इंटरनेशनली एक और चाइना रशिया हो जाएगा धीरे धीरे, बाकी और यूरोप, अमेरिका, कोरिया, जापान। तो इस मुश्किल परिस्थिति में हमें जितनी जल्दी एसएमई एमएसएमई सेक्टर को हम कर सके, डिमांड साइड को जितना जल्दी ग्रो कर सके, और ये सब चीज़ें हम कहते हैं कि हम एक अगरबत्ती की जो स्टिक होती है वो भी चाइना से 3000 करोड़ की इंपोर्ट करते हैं, वो नहीं बना सकते। तो ये सब तो सरकार को हाथ पकड़ना पड़ेगा, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये रही कि पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बना के सरकार को छोटी और मीडियम साइज इंडस्ट्री को दे देना चाहिए, और फिर उसमें आगे एक्सपोर्ट सब्सिडिजन और जो भी इंसेंटिव मिलते हैं, तो इसमें ही सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, और कोई जगह एम्प्लॉयमेंट जनरेट के चांसेस बहुत कम है। लेकिन कहते हैं हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, पर जब नौकरी नहीं होगी, लोगों के पास कुछ काम नहीं होगा और हम मनरेगा करते रहेंगे, तो उसमें कोई एसेट क्रिएट नहीं होगी, और लोग मेहनत करने को तैयार होते हैं, पर उनके पास अपॉर्चुनिटी, ये काम सरकार का है, प्राइवेट सेक्टर का है, कैपिटल इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी चीज़ें हैं, हम आशा रखते हैं, होप फॉर द बेस्ट। सर आप तो विदेश नीति के बहुत बड़े जानकार हैं। कल कुछ ऐसी घटना हुई है जहां पर एक डेवलपिंग नेशन की प्राइम मिनिस्टर, बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना ने एक वक्तव्य दिया। वो एक फॉरेन ऑफिस का इनॉग्रेशन कर रही थी ढाका में, और मैंने ये वक्तव्य किसी और प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के मुंह से नहीं सुना। और उन्होंने कहा कि मैं यूएस से रिक्वेस्ट करूंगी कि दुनिया भर के जो करोड़ों अरबों लोग हैं उनकी हालत को देखते हुए आप रशिया के ऊपर से अपनी सैंक्शंस वापस ले लो। आपकी दुश्मनी रशिया से है, लेकिन उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। दुनिया के कम से कम 100-150 देश जो हैं, जो बहुत गरीब हैं, वो चक्की के पार्ट में पिस रहे हैं। ये पहली बार मैंने देखा है कि कोई प्राइम मिनिस्टर इतने करेजियसली, इतनी बोल्डली अब सीधा अपील किया है कि प्लीज टेक बैक योर सैंक्शंस, कि हम लोग मर रहे हैं, हम लोग गुर्बत पे जा रहे हैं, हमारी हालत खराब है, टेक इट बैक। दुश्मनी आपकी है, लेकिन उस चक्की के पार्ट में हम लोग पिस रहे हैं। सर मैंने किसी और प्राइम मिनिस्टर या किसी प्रेसिडेंट को अपील करते नहीं देखा जो बाइडेन को, जो कल शेख हसीना ने किया। सर छोटी सी इसमें ऐसा है कि शेख हसीना क्यों बोल रहे हैं और किसके शब्द उनके मुंह से निकल रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये यूएन को मैं ज़्यादा तवज्जो कभी नहीं देता हूँ, पर यूएन के जो सेक्रेटरी जनरल है वो भी इस तरह के स्टेटमेंट देते रहते हैं। महत्वपूर्ण बात ये सैंक्शन उठ गई तो ये जो कई दशक से ये गरीबी है, माल न्यूट्रिशन है, पॉवर्टी है, वो रातों रात कोई चेंज नहीं होने वाली। 40 मिलियन टन यूक्रेन के अनाज से, इसमें सब ये जो है 1937 में जैक में जब हिटलर ने इन्वेजन किया था और चैम्बरलेन आए थे कि दिस इज द पीस ऑफ द सेंचुरी, आज के दिन में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि रशिया को यदि यूक्रेन ने सैंक्शन उठा ली तो आगे जाके रशिया, पोलैंड, बाल्टिक कंट्री, इवन आज लटाविया ने अपनी कंट्री में मिलिट्री वो कंपलसरी कर दिया, फिनलैंड प्रिपेयर कर रहा है। तो ये शेख हसीना ने जो कहा है अच्छी बात है, पर इसका ग्लोबल परिप्रेक्ष्य में कोई रिलेवेंस है? बांग्लादेश की गरीबी है, उसके लिए वो कुछ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? तो ये जो स्टेटमेंट आता है वो हम मानते हैं हमारे अच्छे दोस्त है, पर बांग्लादेश भी चाइना और रशिया के अंदर उनका काफ़ी इन्फ्लुएंस है। चाइना ने उनको बहुत हेल्प की है और आगे भी चाइना का काफ़ी इन्फ्लुएंस रहेगा। तो ये जो स्टेटमेंट आया है वो तो अच्छी बात है, सुनने में अच्छा लगता है, पर ये मुझे लगता है कि मुश्किल है। और हमें बांग्लादेश से एक ही चीज़ सीखनी चाहिए कि उन्होंने जो अपना 8% ग्रोथ रेट मेंटेन किया है, फालतू चीज़ों में उलझे नहीं हैं, तो ये हमें देखना चाहिए। ये स्टेटमेंट का मेरे ख्याल से कोई ये चाइना या रशिया जो भी है, इसमें उन्होंने स्टेटमेंट दिया है और बिदेन के हाथ में नहीं है। जी जी जी। अब मैं आता हूं अपनी रोजी रोटी के सुपरस्टार नयन भाई के पास। नयन भाई, आपकी वजह से ये सारा शो 52 हफ्ते हम कंप्लीट कर पाए। बीच बीच में कभी ऐसा हुआ है कि हम सोमवार को नहीं कर पाए, किसी और दिन किया, लेकिन हर हफ्ते किया हम लोगों ने। परेशानियां भी थी, बीमारी भी थी, आप विदेश में भी थे, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन somehow we did it। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं, आशीर्वाद हैं, ब्लेसिंग्स हैं, तभी हम लोग कर पाए। तो हमारी इस फिल्म के सुपरस्टार तो आप हैं। जिसे पुराने जमाने में राजेश खन्ना होते थे ना, तो हमारी फिल्म के अमिताभ बच्चन और राजेश खन्ना पुट टुगेदर जो नयन भाई आप हैं।
अब मैं आपसे क्या कहूं, आप जो भी टिप्पणी करना चाहें, आपने सबकी बात सुनी है, आप कीजिए। और जयनारायण भाई ने ताली तो बजाई, मैं भी ताली बजाऊंगा, क्योंकि थैंक यू सर। मेरे लिए भी आप ही सहारा है, देखा जाए तो। आपको केक, जयेश जी आपको अगली बार केक काटना चाहिए अब 53वें एपिसोड में। जी 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 नयन भाई। दिनेश जी, एक तो कैसे इतना लंबा सफर तय हो गया पता नहीं लगा, एपिसोड बाय एपिसोड करते गए। पर एक दो चीज जो बताना चाहूंगा, और उसके बाद मैं दोबारा चाहूंगा कि हम ये तीनों को सुने, क्योंकि जी बिल्कुल हम तो बिल्कुल। क्या दाल रोटी देते हैं रोजी रोटी में, ये जो है वो सब एक्चुअली हमारा जो राजभोग है, जो थाल है, जो मिठाई है, वो ये सब है। और मेरे हिसाब से ये तीनों सुपरस्टार है, और आप तो है ही इसको चलाने वाले, क्योंकि ये तीनों का मुझे बल मिला है, इन तीनों से एनर्जी मिली है। ये तीनों हमेशा ही मुझे कोई ना कोई तरीके से सिखाते रहे हैं, बताते रहे हैं। और इसीलिए मैं चाहूँगा कि मैं एक आध मिनट बोल के फिर आपको रिक्वेस्ट करूँगा कि हम ये तीन सुपरस्टार जो आज हमारे साथ है जी उनको ज़्यादा सुने, हमारे रोजी रोटी वाले उनको ज़्यादा सुने। अगले जी हफ्ते से फिर मुझे और आपको सुनना है, पर इस एपिसोड में तो एटलीस्ट मैं कम से कम बोलूँ। पर जो एक आई वुड लाइक टू जस्ट समराइज, जो ये तीनों ने थोड़े से मोती बिखेरे हैं उसको, और एक कॉमन भाषा में, और फिर आई वुड रिक्वेस्ट यू अगेन टू हैव वन मोर राउंड, जी 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 ताकि हमारे जो दर्शक है वो इन तीनों का पूरा लाभ ले सके। तो जी एक तो मैं उनको तीनों को बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वो आए हमारे साथ, और जी हमारे लिए ये एक इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क था। और आप सब, मुझे पता है इन लोगों को लाना कितना मुश्किल है, और जयनारायण भाई को या डांगायत साहब को या केतन भाई को, यू नो, उनका स्वीडन होने के बावजूद जयनारायण भाई जनरली नहीं जाते हैं, डांगायत जी भी मसरूफ रहते हैं अपने प्रोग्राम्स में, तो आप इनको तीनों को ले आए हैं इसके लिए, और ये तीन आए हैं। ये हमारा स्पेशल प्रोग्राम और भी स्पेशल बना है इनके होने से। अब रोजी रोटी में जो हमारे दर्शक है वो थोड़ी सी कॉमन भाषा समझते हैं, इसीलिए उनको कहना चाहूँगा कि जो व्यास साहब ने बताया कि भाई ये मुश्किल पीरियड है, देखिए कुछ भी बातें कहीं भी हो, पर पीरियड मुश्किल है, तो आप संभल के रहिएगा। कुछ भी आप सुनने में आए बहुत ये हो रहा है, वो हो रहा है, उसको जरा पिंच ऑफ सॉल्ट से लीजिएगा। और अगले 2-3 साल और भी मुश्किल है, ये सबका कहना है। मिस्टर डांगायत का भी कहना था, केतन भाई का भी कहना है कि आप कुछ भी सुने, पीरियड बहुत मुश्किल। एसबी ने ये भी बहुत अच्छी बात की कि भाई देखिए, जो भी हमारे रोजी रोटी देखने वाले हैं उनकी रोजी को संभाल के रखिए। अगले वक्त में डांगायत जी का कहना था कि रोजियां जा सकती है, एम्प्लॉयमेंट इज गोइंग टू बी अ बिग प्रॉब्लम। तो जो भी रोजी रोटी वाले हमारे देखने वाले हैं, अपनी जो भी नौकरियां हैं, जो भी कर रहे हैं, उसको संभाल के रखें। और दूसरा उन्होंने कहा एक और भी स्किल सीख लीजिए, कहीं ना कहीं कोई तकलीफ आ सकती है, तो आप अपनी जो सैलरी से इनकम आती है, या जो भी तरीके से रेगुलर आप जो दुकान चलाते हैं उससे इनकम आती है, उस पर कुछ और सीखिए, ताकि आपकी इनकम थोड़ी सी और बढ़े। मुश्किलें रहेगी। केतन भाई ने पूरा पर्सपेक्टिव बताया कि भाई ये जो ओवरऑल सिचुएशन है ग्लोबल, वो भी खराब है, तो ऐसा नहीं है कि हम ही सब खराब है। और ये एक कॉन्सोलेशन हमेशा मिलता है कि भाई मैं फेल हुआ तो क्या हुआ, मैं हमेशा बोलता था कि भाई और भी सब फेल हुए हैं हमारे यहाँ, तो क्लास में सब फेल हुए हैं, अभी दुनिया में पूरी तकलीफ है। और इसीलिए जब अमेरिका जैसे महारथी धूल चाट रहे हो, तकलीफों में हो, उनके खुद के 40-50 साल के इन्फ्लेशन के रिकॉर्ड टूट रहे हो, तब हमारे यहाँ भी रोटी दाल थोड़ी सी महंगी हुई है, ज़्यादा महंगी हुई है। और हमारे यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि इन्फ्लेशन जो वो डेवलप्ड कंट्रीज़ में है उससे हमारे यहाँ ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे यहाँ 50% लोग ऐसे हैं जो 5-7 हज़ार रुपया पर मंथ के इनकम से चलाते हैं। उनके लिए कोई भी महंगाई उनके जीवन का प्राण प्रश्न बन सकती है। उनके लिए, हमारे लिए सिर्फ डिस्कशन हो सकता है, पर उनके लिए रोजी रोटी में जो हम बोलते हैं उसके जो प्राइसेस हैं दाल के, चावल के, उससे वो नक्की करते हैं कि इस हफ्ते में वो सिर्फ 2 बार सब्जी खा पाएंगे, वरना नहीं खा पाएंगे, क्योंकि वो उनको बजट में बैठता नहीं है। तो इसीलिए वो संवेदना के साथ हम ये बात करते हैं। और जो जो रोजी रोटी देखने वाले हैं उनको भी बधाई देते हैं, एक साल वो हमारे साथ जुड़े रहें। और ये जो उन्होंने बताया है उसको ध्यान में रखते हुए संभाल के रहें। अभी थोड़ा सा कोई और स्किल सीखे, जो भी अपनी परिस्थिति है, जैसे हमने बताया कि भाई पेट्रोल डीजल बाकी का तो बात होती रहती है, आप अपना खुद को थोड़ा सा एनर्जी बचाइए, आप एफिशिएंटली चलाइए,
देश इतना ही मजबूत है जितने हमारे सब एक एक इंसान, हमारे रोजी रोटी देखने वाले जितने मजबूत है, इतना ही देश मजबूत है। वरना देश कोई एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम सब वीक रहे और देश स्ट्रांग हो जाए। तो आप सब अपने आप को स्ट्रांग बनाइए, और उसके लिए मेरे ख्याल से एक सेकंड राउंड में अभी इनसे हमको और 5-5 मिनट कुछ सुनने को मिल जाए तो इट वुड पर्सनली एनरिच मी, और हमारे रोजी रोटी देखने वालों को तो मजा आएगा ही। तो विद दिस आई वुड स्टॉप एंड आई वुड लाइक टू लिसन टू दिस 3 जेंटलमैन। आई थिंक जिनसे मैंने काफी सीखा है जिंदगी में, इस एपिसोड में भी सीखना चाहूंगा उनसे। जी जी जरूर, बहुत अच्छी बात कही है, और मुझे लगता है कि अगर हम सारे ही कमजोर हैं तो देश कमजोर है। तो हम सबका भी मजबूत होना बहुत जरूरी है, मानसिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी। मैं आऊंगा जय नारायण जी के पास। अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए सर आप। इस साल 3.5 करोड़ लोग अपने उज्ज्वला के सिलेंडर दोबारा नहीं भरवा पाए। 1 करोड़ लोग सिर्फ एक बार भरवा पाए। चावल की बुआई जून महीने में सूखा होने की वजह से 27% कम बुआई हुई है, कम प्लांटिंग हुआ है, कम सोइंग हुआ है। बेरोजगारी इतनी ज्यादा है। इस चक्र को थोड़ा छोटा रखेंगे सेकंड राउंड को, लेकिन आम इंसान क्या करे? वेजेस डाउन है, जैसे नयन भाई ने कहा, दाल रोटी चावल। सब्जी खरीदते हैं तो बोलते हैं हफ्ते में 2 ही बार सब्जी खा पाएंगे, दाल 1 बार खा पाएंगे। आम इंसान करे तो करे क्या? ऑप्शंस क्या हैं? व्यास जी, मेरी रिक्वेस्ट ये तीनों से हमारे ये होगी कि साहब ऐसा कुछ बताइए जो रोजी रोटी देखने वाले कुछ कल से अपनी जिंदगी में सुधार ला सके। बिल्कुल, कहीं बिल्कुल। कोई अपना जो कर रहे हैं उससे अलग करे, और कोई टेक होम जो बोलते हैं कि आज ये दे आर टेकिंग होम, क्योंकि आप तीनों के पास तो इतना खजाना है, कुछ ऐसा बांटिए जो वो लोग अपनी जिंदगी में यूज कर पाए। बिल्कुल सर, अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए जय नारायण जी। जी यस जी देखिए दिनेश जी, हम कई चीजें खाने की इंपोर्ट करते हैं, उसमें खास करके एडिबल ऑयल और दालें हैं। एक प्रोटीन के लिए जरूरी है और एक खुराक पकाने के लिए। जी अब हमारी औसत कंजम्पशन जो है वो सदा लगातार बढ़ती जा। आज हम 19.5 kg पर हेड एडिबल ऑयल कंज्यूम करते। दाल जिसको मिली वो खाता है, मैं ऐसा कहूंगा, क्योंकि हर एक के पल्ले पे वो एफोर्ड नहीं कर सकते। ये दोनों मिशन हुए थे हमारे यहाँ, ऑयल सीड्स मिशन और दाल वगैरह जो है उनके मिशन। मैं मानता हूं कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है, इट इज a system which specializes in killing any object, any particular focused attention for a particular object. दो से एडिबल ऑयल पे हमारा जो इम्पोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सकता था। एक तो आप जो आज 19.5 kg खाते हो उसकी जगह 10 kg कर दो, तो भी आपकी जो आयात है वो आधी हो जाएगी और आपके करंट अकाउंट डेफिसिट में भी काफी आपको फर्क लगेगा। सिमिलरली दाल जो है वो तो मैं मानता हूं कि इट इज sheer apathy that they have neglected this subject. Understanding of agriculture and its cyclic nature, ये जो दाल कटहल वगैरह है आप बढ़ा सकते हैं उनको, आप एक क्रॉप ज्यादा ले सकते हैं। डॉक्टर विठू भाई पटेल जो हमारे आईआईटी कानपुर के विद्यार्थी रहे और बहुत इनकी पहुंच थी एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और साइंस में, उन्होंने बीच में वो अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट में मारे गए, मगर बीच में 3 टायर क्रॉपिंग सिस्टम साउथ गुजरात में फार्मर्स को दी थी। तो एक भी दिन कृषक जो है उसका खेत खाली नहीं रहता जी। तो हम पहले तो सीखे कि कैसे हाउ कैन वी ऑप्टिमाइज द यील्ड, एंड सेकंड वेयर वी आर इंपोर्ट डिपेंडेंट टू सच ए ग्रेट एक्सटेंट, हाउ कैन वी मर्सिलेसली कट डाउन द इंपोर्ट ऑफ द ऑयल।
ये मैं बिल्कुल उसमें मुझे कोई वो नहीं है कि इंपोर्ट जो होती है वो कुछ इन्हें गुने लोगों के इंटरेस्ट में होती है। इससे कोई तेल नहीं खाने से या तेल का अपना खाने का कोटा आधा कर देने से कोई मर नहीं जाने वाला है। मगर बड़े बड़े लोग जो है, जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इन्होंने अपनी इकोनॉमी को बैन में ले रखी है। तो कुछ तो हम फोकस नहीं है, कुछ डिटरमिन्ड नहीं है। एनडीडीबी जैसी संस्था ऑयल सीड्स मिशन ले और फेल हो जाए तो इसको क्या कहा जाए, मुझे समझ में नहीं आता। इनके पास एवरीथिंग, दे हैव ऑल इंग्रेडिएंट्स टू सक्सीड। दे हैव सक्सीडेड इन व्हाइट रिवॉल्यूशन एंड दे हैव डन अ वंडरफुल जॉब पुटिंग इंडिया इन नंबर 1 पोजीशन एज फार एज मिल्क प्रोडक्शन इज कंसर्न। वो फेल हो गए क्योंकि सहकार और सरकार दोनों मिल गए थे इनके सामने कि अगर ये जो नहीं हो गए तो सट्टेबाजी बंद हो जाएगी। तो ये कुछ चीजें ऐसी है जो क्योरेबल है, ऐसा नहीं कि नहीं क्योरेबल, मगर हमारी सरकार, कोई भी सरकार हो, कोई पॉलिटिकल पार्टी को ब्लेम नहीं करूंगा, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है उसका ध्यान हमेशा मत कैसे बुनाए जाए उस पे रहता है। तो मतदारों को और साल में हर साल कोई ना कोई चुनाव तो चलता ही रहता है। जब डिस्ट्रिक्ट पंचायतों का नहीं होगा, नगर निगमों का होगा, वो नहीं होगा, उस दिन असेंबली का होगा, वो नहीं होगा, तब पार्लियामेंट का होगा, और कुछ नहीं होता है तब ये दूध मंडली और ऐसी छोटी मोटी संस्थाओं का इलेक्शन चलता है। सो वी आर ऑलवेज इन इलेक्शन मोड। सो नो गवर्नमेंट इज विलिंग टू पुट देयर stakeholders in this on a wrong side. So they are deep pockets, they have tons and tons of money, and they have capability to convert the results into plus or minus. तो हमारे देश की जो लोकशाही है, और मैं प्रखर समर्थक हूँ डेमोक्रेसी का, नेहरू जी से आज तक शायद शास्त्री जी के कार्यकाल को आप बात करो, इस देश में कभी भी लोकशाही नहीं थी। It was a guided democracy, at the most controlled democracy. शायद नेहरू जी भी अपने मन में आए वो बोल देते थे, आज भी वही हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे डेमोक्रेटिक एपरेटस में है। तो अब आप इसके जरिए ये ऐसे जटिल प्रश्न सही करना चाहोगे। देखो, व्हाइट रिवॉल्यूशन सक्सीड इसलिए हुआ कि उसमें सीनियर पॉलिटिशियन त्रिभुवन दास पटेल एंड सरदार पटेल वेर इन्वॉल्व। अदरवाइज हमारी ब्यूरोक्रेसी ने इसको पान का बीड़ा बना के खा गए होते। ये जो हमारे सामने वेस्टेड इंटरेस्ट की जो इस देश में एक आखिर कॉन्स्टिट्यूएंसी खड़ी हो गई, मैं अभी चुन के आया, 5 साल है मेरे पास, मैं ठीक करूंगा, बाकी आप जो करना है, अगर दूसरी बार चुनना है चुनो, नहीं चुनो तो कोई बात नहीं। ये करेज अब पार्टियों में, पॉलिटिकल पार्टियों में नहीं रही। दे वांट टू परपेचुएट देयर रूलिंग, and as a result, you have missed many things which you could have easily achieved. So basic decision making apparatus is wobbling at many places unless you correct it, where most of the decisions come from the government as far as the permissions are concerned, licensing is concerned, other control measures are concerned, आप सक्सेस नहीं हो सकते। ये चीजें मैं मानता हूं कि आज तक कभी चर्चा नहीं है। हम चर्चा करते हैं हमारे कृषि के उत्पाद कैसे बढ़ाई जाए, हम चर्चा करते हैं हमारी अर्थव्यवस्था में ज्यादा नौकरियां कैसे पैदा की जाए, मगर आप घर में पड़ी हुई वो जो जिसमें जंग लग गया है, वो तलवार लेके मैदान में जाओगे तो मरोगे। प्लासी का युद्ध में यही हाल था, 17,500 versus 500, and Britishers could win. Of course, there were black ships, मगर सब 17,500 तो black ship नहीं थे। तो हमारी जो I have no hesitation in saying that our democratic system and their leaders have outlived their utility. They have deceived this country. They have only looked after subserving their own interests, and they are incapable of taking decisions which according to them will displease their voters.
तब तक कुछ नहीं होगा। ये हम चर्चा कितनी भी करें, कुछ नहीं। धन्यवाद जी। मैं चाहूंगा कि डांगिया साहब से अगला प्रश्न एंकर बनके नयन भाई आप कीजिएगा। आप हमारे इस पूरे प्रोग्राम के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहे हैं, इंपॉर्टेंट कॉग इन द व्हील जिसे कहते हैं। अगला प्रश्न एज एन एंकर आप डांगिया साहब से कीजिएगा। नयन भाई। डांगिया साहब, मैं बिल्कुल एक दो चीज पूछना चाहूंगा आपको। दो चीज आप बताएं कि इस देश में सबसे महत्वपूर्ण है जो सरकार करे और कर सकती है, और दूसरा दो चीज ऐसी जो कि हमारे रोजी रोटी देखने वाले लोग अपनी जिंदगी में ला सके, जिनसे कि उनकी जिंदगी बेहतर बने। बहुत बहुत धन्यवाद दोनों प्रश्नों के लिए। मैं जरा आपसे जरूर कोशिश करूंगा जवाब देने की। सबसे पहले तो सरकार को क्या करना चाहिए। सरकार जो आजकल चल रही है और पहले भी चल रही थी, मेरे ख्याल से वेस्टर्न सेंट्रिक और बाहर की ताकतों, बाहर की जो बिग फोर कंसल्टेंट्स और इनकी प्रेरणा और इनके सुझावों पर चलती आ रही है। हमें सरकार से ये रिक्वेस्ट करनी होगी कि थिंकिंग में बदलाव लाए, इंडिया सेंट्रिक थिंकिंग लाए। क्योंकि बाहर जो चीजें होती हैं, हर प्रोग्राम में, हर सरकार की योजना में बिग फोर या दूसरे कंसल्टेंट वो बताते हैं कि क्या करना चाहिए भारतवर्ष में, और उसी चीज को फिर आगे मैं कहूंगा कि इम्पोज किया जाता है, उसको चलाने की कोशिश होती है। इंडिया सेंट्रिक थिंकिंग आने से इट विल बी बॉटम अप थिंकिंग, जिससे हमें जो उचित चीजें हैं उनका जो है मुझे लगता है लाभ मिलेगा। मैं आपको ये भी बताना देना चाहूंगा कि WEF नाम का एक फोरम है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, और सब लोग आप जानते ही हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का एजेंडा जो अगर आप देखें तो वो एजेंडा है प्लूटोक्रेसी का एजेंडा है। मतलब बहुत कम फैमिलीज को, बहुत कम कॉर्पोरेट्स को, बहुत कम जो है मैं कहूँगी कि HNIs को इस तरह की ताकत दे दी जाए कि पूरी दुनिया चला सके। तो अगर हम WEF के एजेंडे पे चलेंगे तो इंडिया सेंट्रिक नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली वेस्टर्न सेंट्रिक, एंड वी विल कंटिन्यू टू प्ले उनके हाथों में, और उनके दिमाग से ही हम लोग चलते रहेंगे। तो हमारी जो गुलामी, मैं कहूँगा फिजिकल गुलामी जो हमारी खत्म हो गई 1947 में, उसकी जगह पर आज हमारे मेंटल, इमोशनल, फाइनेंशियल गुलामी जारी है। तो सबसे पहले सरकार से मेरी ये विनती होगी, इसके ऊपर थोड़ा बदलाव लाएं, इसके ऊपर चर्चा करें और देखें कि क्या किया जा सकता है। अब दूसरी बात आपने कही कि लोगों को क्या करना चाहिए। बहुत सरल सरल उपाय मैं आपको जो है बता सकता हूं, पर मैं एक दो चीजों के बारे में बात करूंगा। हमारे बजट में, वेजिटेरियन फैमिलीज के बजट में वेजिटेबल्स का पोर्शन भी जो है काफी साइजेबल होता है। मेरे ख्याल से 20-30% जो है वेजिटेबल्स, और अगर फ्रूट जोड़ दो तो 30-40% जितना खर्च होता है। अब जिनके पास में छोटी मोटी जगह है, अपने जो गार्डन में या अपने जो है खेत में, या आप कहेंगे कि अपनी छत पर, वहां पर आप वेजिटेबल्स बहुत आसानी से ग्रो कर सकते हैं, और बहुत कम कीमत में, पर मेहनत के साथ आप अपना बजट जो है उसमें डेफिनेटली बैलेंसिंग इस तरह से करके कर सकते हैं। ये हजारों की तादाद में ऑर्गेनिक वेजिटेबल गार्डन लगाए गए हैं। उसकी सफलता ही मतलब हमको बताती है। इसमें दो चीजें होंगी, एक तो आपको शुद्ध जो है मतलब वेजिटेबल मिलेंगी, और अगर आपने जो सही मतलब जो है मिक्स बनाया हो तो उसमें एनीमिया जैसी जो चीजें और दूसरे रोग हैं उनको भी जो है बड़ी आसानी से टैकल किया जा सकेगा। अब कई लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन भी नहीं है, खुद के घर भी नहीं है, और खुद का जो ये भी नहीं है। अब वेस्टलैंड है। अब देखिए पूरे हिंदुस्तान में 20% से 25% जैसी जमीन ऐसी है जिसमें हम कहते हैं कि कुछ नहीं उग सकता। ये कुछ नहीं उग सकता, ये कह के गए, ब्रिटिशर कह गए, हमने उसी मैप को कंटिन्यू किया है, और हमारे पर वेस्टलैंड की जो है कोई कमी नहीं है। तो वेस्टलैंड जो है कॉमन सिटीजन को एक लीज के ऊपर 10 या 20 बरस की लीज पर क्यों नहीं दिया जा सकता, ये प्रश्न हमें उठाना चाहिए। वो वेस्टलैंड है, उसमें एक पैसे की पैदावार नहीं है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, पर अगर समझिए कोई नागरिक, वोरा जी आप अगर चाहें, नयन जी चाहे, मैं चाहूँ अगर मुझे 10 एकड़ चाहिए और उसमें मेहनत करके मैं कुछ ना कुछ सब्जियां भी उगा सकता हूँ, पोल्ट्री भी कर सकता हूँ, पानी जो है इकट्ठा करके उसमें एक्वाकल्चर भी कर सकता हूँ, तो इस तरह की चीजें करने से रोजी और रोटी दोनों चीजों में मुझे लगता है ये लाभ होगा। तो इस चीज के बारे में हमें सोचना चाहिए। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं ये कहूंगा, पुनः मैं ये कहूंगा कि हमें सरकार पर डिपेंडेंसी कम रखनी चाहिए, अपनी क्षमता बढ़ानी चाहिए, और मैं ये कहूंगा कि स्किलिंग जो है दैट शुड नाउ बी गिवन एज मच इंपॉर्टेंस एज टू द एजुकेशन। एजुकेशन, शिक्षा जो कह रहे हैं वो तो
आप कहेंगे कि बाहर के ऑफिसर तैयार कर रहे हैं, नौकरी वाले तैयार कर रहे हैं, पर अगर स्किलिंग हो गए तो उससे आमदनी बढ़ाने की क्षमता बढ़ेगी। और मैं ये कहूंगा लास्ट, ABC एग्रीकल्चर, बिल्डिंग्स एंड कंस्ट्रक्शन, इसमें स्किलिंग प्रो का प्रोग्राम एग्रेसिव वे से पूरे हिंदुस्तान में चलना चाहिए। और उसको थोड़ा एक्सटेंड करेंगे ABCDE, तो अगर आप कहेंगे कि ए आपने ले लिया एग्रीकल्चर, B आपने ले लिया जो है बिल्डिंग्स, C लिया आपने कंस्ट्रक्शन, D लिया आपने डिजिटल, और E आपने जो ले लिया एजुकेशन, ये 5 जो चीजों में स्किलिंग अगर आप, या जो एनर्जी या एनवायरनमेंट, ये 5 में अगर स्किलिंग की जाए तो मुझे लगता है हम परिवर्तन इंडिविजुअल लेवल पे एज वेल एज कंट्री लेवल पर ला सकेंगे। कंस्ट्रक्टिव वे से सोचना है। गवर्नमेंट की तो हम बहुत चाहिए उतनी भर्त्सना और निंदा कर सकते हैं, पर हमको समझना चाहिए कि गवर्नमेंट, सारी की सारी गवर्नमेंट्स, जनरल भाई ने बहुत सही फरमाया, बहुत सही बात की, वोट और नोट के बीच में खेलती रहती है। वोट आए, नोट आए, नोट के बाद वापस वोट आए, वोट एंड नोट के बीच में जो ऑसिलेशन चलता है उसमें हम ये लोक कल्याण की, लोगों की मदद की अपेक्षा बहुत ज्यादा नहीं रख सकते। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ी बात कही आपने, वोट और नोट के बीच में ऑसिलेशन चलता रहता है। नयन भाई, केतन भाई से आप ही क्वेश्चन करिए अब एज एन एंकर, लास्ट क्वेश्चन जो है इसमें, उससे बाद में मैं आपके पास आऊंगा। केतन भाई देखिए, इकोनॉमी को बहुत डिस्कस करते हैं मेरे साथ, तो मैं उनके रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, और उनका कभी सटीक रहता है जो बोलते हैं, वो स्टॉक मार्केट के बारे में कभी बोलते हैं, तो रोजी रोटी देखने वाले जिनके पास ज्यादा कोई पैसा है नहीं, केतन भाई वो तो अपना छोटे तरीके से संभालते रहते हैं, उनके पास कभी 2 पैसे बचे बाकी के हुए, उनको अपनी जिंदगी कैसे गुजारनी चाहिए ताकि आने वाले वक्त में वो कम से कम परेशान हो और उनको डिफिकल्टीज जो है वो ठीक से झेल पाए और इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बाहर आए। ये 2-1 साल जो मुश्किल है उसमें आपकी एडवाइस उनके लिए यदि बताए तो। 2 चीजें हैं इसमें। नयन भाई, लगता है कि GSTV बहुत जल्दी आपको आमंत्रित करेगा अभी एज एन एंकर, आप वेट कीजिएगा। जी केतन भाई। इसमें ये है कि जो सबसे पहले बात करें, नयन पे कहते हैं स्टॉक, तो उसके लिए मैं कहता हूं कि बर्ड इन हैंड इज वर्थ 2 इन बुश। तो अपना सेविंग और पैसे बचा के रखे। बाकी लोगों के लिए ये है कि जितनी लंबी चादर उतने पांव पसार। अब ये मुश्किल स्थिति है, हम सब एक्सपर्ट सब डिस्कस करते हैं, पर इंडिया में जो 80 करोड़ लोग हैं उनके पास ना तो जमीन है, ना तो घर रहने का है, ना पानी की फैसिलिटी है। तो ये सब में सरकार को तो उनको मदद करनी पड़ेगी। ये एक पहली चीज है अगले 2 साल तक। दूसरी चीज ये है कि जो इंडिया साहब ने कहा कि बैक टू नेचर, तो विलेज में और ये सब जगह ये हो सकता है कि वो लोग एक कोऑपरेटिव टाइप, ये सबसे अच्छा इंडिया का जो कंसेप्ट था और जो सक्सेसफुल हुआ अमूल का। तो ये अब हमारा जो अनाज है या जो हमारी चीजें, हमारा वी डोंट हैव स्टोरेज प्रॉपर, हमारा 25% तो स्टोरेज और ट्रांसपोर्ट में वेस्टेज होता है। तो जो चीजें बच सकती है वो उसमें सरकार को आगे आना चाहिए, एनजीओ और प्राइवेट सेक्टर को करना चाहिए। बाकी तो कोई भी, मैं ये कोई राजकीय पार्टी का नहीं कहता हूं, पर लोगों की परिस्थिति डीप सी एंड डेविल के बिटवीन है। पर हो भी सकता है, दिल्ली में स्कूलें अच्छी हुई है, हॉस्पिटल अच्छी हुई है और बहुत ही अच्छी तरह जो, तो ये एक एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और ये जो स्किल इंडिया है या मेक इन इंडिया है, मैंने ये देखा है कि जितने भी कंट्री है यूरोप में, वहाँ जो स्किल डेवलपमेंट होती है, या अमेरिका में 2 साल जो वो लोग ट्रेनिंग करते हैं वोकेशनल, उनकी सैलरी पहले 10 साल पढ़े लिखे ग्रेजुएटों से ज्यादा होती है। तो हम जो स्किल डेवलपमेंट करें वो एक फील्ड के सभी फील्ड में जितनी जरूरत है उससे हैंडीक्राफ्ट या कोई भी एक्सपोर्ट कितना हो सकता है, तो इसमें 1 से 2 करोड़ जॉब तो आराम से क्रिएट हो सकती है। तो ये स्किल डेवलपमेंट है वो प्रॉपरली एक अच्छा प्रोजेक्ट बना के करना पड़ेगा। और बाकी तो एक जो मेरा मानना है कि जो बायो फर्टिलाइजर ये सब है, इस सब के लिए एक अवेयरनेस जगानी पड़ेगी। तो इंडिया के लिए ये चीजें बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और जो लास्ट में लोगों को अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो आपने शास्त्री जी का कहा, उन्होंने PL48 के टाइम में एक टाइम खाना छोड़ दिया था, लोगों ने भी हेल्प की थी। पर ये जब इस तरह की दुरंदेशी और बात करें तो एक संत ज्ञानेश्वर का मुझे याद आता है कि एक महिला उनके पास जाती है, कहती है मेरे लड़के को आपके ये गुड़ बहुत खाता है, छोड़ दे, कि आप 1 महीने बाद आइए। 1 महीने बाद गए, फिर उसने एडवाइस दी कि आपने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा मैंने भी गुड़ खाना जिंदगी भर छोड़ दिया है, इसलिए मैं एडवाइस करता हूँ। ये पब्लिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि उनको एक दुरंदेशी नेतागिरी मिले कि जिससे लोग भी
सेक्रीफाइस करें। सेक्रीफाइस तो बहुत कर रहे हैं, पर कितना सेक्रीफाइस, तो इसके लिए भी एक टॉप टू बॉटम, टॉप सेट द एग्जाम्पल, ये मेरा मानना है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और नयन भाई आखिरी कमेंट अब आपसे कि आप। नहीं, केतन भाई ने जो कहा मैं मानता हूँ बिल्कुल कि भाई एटलीस्ट आज जैसे उन्होंने कहा कि भाई मैं तब तक सीख नहीं देता हूँ जब तक बोलता नहीं हूँ, जब तक खुद नहीं करता हूँ, तो आज केतन भाई ये है कि मैं आज शाम का खाना नहीं खाऊंगा, एटलीस्ट एक चीज ये मैं कर सकता हूँ, और रोजी रोटी देखने वाले को भी बताऊंगा कि भाई जितना आपसे हो सका वो करिए। दूसरा, मेरे ख्याल से एक जो 4-5 चीजें मिली है जो मैं रोजी रोटी वाले के लिए एक सिंपल फॉर्म में बताना चाहूंगा। मुश्किल वक्त है, अपना ध्यान रखिएगा, रोजी को संभाल के रखिएगा। रोटी में ये है कि आप कुछ अपना उगा सकते हैं तो उगाइए। जैसे आपके पास कोई जगह है थोड़ी, उसमें कहीं कोई चीज ऐसी करा सकते हैं, आप खुद कुछ कर सकते हैं, किसी के यहाँ कुछ मदद कर सकते हैं, तो आपके पास फ्रेश और अच्छा खाना मिल जाएगा। और जिसके पास है छोटी सी भी जगह है, वरना आप अपने एक कुछ पौधे की व्यवस्था करें, कुछ बालकनी में व्यवस्था करें, वो करिए। और स्किल सीखिए। देखिए, स्किल आपके लिए सरकार फाइंडी क्या करेगी, आपको अपने आप को मजबूत करना पड़ेगा। कोई ना कोई एडिशनल स्किल आप यदि नौकरी करते हैं तो फिर भी उसके साथ एंटरप्रेन्योरशिप करिए, एक ऐसी चीज करिए जिससे आप कोई एडिशनल रेवेन्यू पाए, और वो चीज करने के लिए जो जो स्किल आप में चाहिए वो करिए। आई थिंक ये हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनका सबका कहना है, और मैं एक नटशेल में बताना चाहूँगा। पर बिफोर वी क्लोज मैं कहना चाहूँगा कितना आपके आने से हम लोगों को आनंद मिला, कितना हम लोगों को लगा कि आप हमारे साथ जुड़े हैं, हमारी हौसला अफजाई हुई। मेरे ख्याल से जो आपने बात करी वो हम दोनों कभी नहीं कर पाते, बिकॉज आप अपने अनुभव से, अपने समझ से जो इस प्रोग्राम को एनरिच करते हैं वो हमारी कल्पना से बाहर था। और मेरे ख्याल से ये एपिसोड जो है वो हमारा 1 साल का सबसे बेस्ट एपिसोड बना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू, आप आए यहाँ, हमारे साथ जुड़े, इस प्रोग्राम को इतना हाइट पे ले गए। हमारी ओर से आप तीनों को बिल्कुल धन्यवाद। ओवर टू द एंकर हमारे दिनेश भाई, जिन्होंने ये पूरा कॉन्सेप्ट से कमिश्निंग तक ले गए। उन्होंने पहले सोचा कि ऐसा कुछ करना है, उसमें फिर मैं साथ जुड़ा, पर ये पूरे उनके एनर्जी पे ये प्रोग्राम चला है। और वो कभी तबीयत खराब होने के बावजूद, कभी बाहर होने के बावजूद इस प्रोग्राम को लगातार करते आए हैं। थैंक यू सो मच दिनेश भाई, दिस इज ऑल बाय यू, आपके बिना ये हो नहीं पाता। नहीं, आपके बिना संभव नहीं था, सुपरस्टार आप हैं। लेकिन आप सब लोग आए, जयनारायण जी आए, अदांगिया साहब आए, डॉक्टर केतन शुक्ला जी आए, तो 4 चांद लग गए हमारे शो को। और आशीर्वाद दीजिएगा, शुभकामनाएं दीजिएगा कि हमारा शो चलता रहे और आगे भी हम हर हफ्ते रोजी रोटी लोगों के सामने लाते रहें, और लोगों की रसोई, लोगों की परेशानियां, कुछ ना कुछ नयन भाई से सुझाव आते रहते हैं, जो कि कंस्ट्रक्टिव सुझाव आते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ आए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुभकामनाएं और बहुत बधाइयां, बहुत शुभकामनाएं, बेस्ट विशेष। अगले 3 साल में रोटी कपड़ा मकान का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए ऐसी उम्मीद रखते हैं। जी तो प्रिय दर्शकों, हमें दीजिएगा बिल्कुल आज्ञा, और हम फिर से जुड़ेंगे अगले हफ्ते आपके साथ रोजी रोटी के एक नए एपिसोड के अंदर, नए मुद्दे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।